हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाली। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी की। तो ये ईपीसी थर्ड पेपर है, ठीक है। तो आईसीटी की आज हम बात करेंगे कि आईसीटी क्या है। जैसे कि आपको आई दिख रहा है, तो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। सी का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यानी हम समझ गए हैं आईसीटी का क्या मतलब होता है। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, यानी सूचना, संप्रेषण, तकनीकी। अगर आप लोगों ने इस चीज़ का मतलब अच्छे से समझ लिया तो हमारी एक यूनिट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। एक पूरी यूनिट दी गई है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है तो आप लोगों की चांदी हो जाने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक यूनिट है वो पूरी कंप्यूटर बेस्ड है कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, वायरस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, यानी सूचना क्या है ना। टेक्नोलॉजी क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सूचना क्या है, ठीक है। तो सूचना, देखिए ये तीनों चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड है। जैसे तो तकनीकी है, हम तकनीकी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं और संप्रेषण के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो एक तकनीकी ही तो है कि हम व्हाट्सएप पे चैट कर पा रहे हैं। तो जो चैट कर रहे हैं उससे हमारा संप्रेषण हो रहा है और संप्रेषण के माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं एक दूसरे से। जो तकनीकी है वो क्या है, हमें सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायता करती है और संप्रेषण करने में भी सहायता करती है। और ये क्या है, जो तकनीकी है उसकी विशेषता क्या है, इसने क्या किया है, जो मानव का जीवन है उसे आसान कर दिया है, सरल कर दिया है। जो काम मनुष्य खुद से देर से करेगा और वो उतना अच्छा भी नहीं कर पाएगा, तो क्या है, तकनीकी के माध्यम से वो काम को बेहतर कर सकता है और कम समय में कर सकता है। जो वैज्ञानिक युग आ गया है उसमें कई सारी हमें जो है वो टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। आप तकनीकी से बच के कहीं नहीं जा सकते, आपको तकनीकी को समझना ही पड़ेगा। जिसमें जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, है ना, इंटरनेट है, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसी चीज़ की हमें जानकारी दी गई है। तो अब हम सूचनाओं को देखते हैं कि सूचनाएं आखिर हैं क्या। सूचना है का अर्थ पहले क्या था, बहुत ज़्यादा सीमित हुआ करता था, ठीक है। तो जो सूचना है उससे क्या मतलब लोग समझते थे कि जो है संदेश को भेजना ही केवल सूचना है। लेकिन आज जो है उसका क्षेत्र बड़ा हो गया है। तो आज सूचना का अर्थ निकलता है जानकारी से। किसी भी जानकारी को प्राप्त करना, मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होना, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, और उसको विश्लेषित करना। मतलब विश्लेषित करने का मतलब आपने कहीं से जानकारी को प्राप्त किया और उस जानकारी को कई और लोगों तक पहुंचाया। तो ये क्या है, सूचना का अर्थ हो गया कि कई सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होना, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, सूचना है। और सूचना जो शब्द है उसको इंग्लिश में हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि जानकारी को एकत्र करना, या समाचार पत्रों आदि से भी इसका अभिप्राय निकलता है। वो सूचना हमारे लिए मतलब जो उपयोगी है, जो लाभकारी है, वही सूचना हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। तो उसी को हम सूचना मानेंगे कि जो हमारे प्रयोग में हम उस सूचना को प्रयोग में ला सके, जो हमारे लिए लाभकारी हो, वही क्या है, सूचना है। अब सूचना की अगर हम बात करें तो सूचनाओं के द्वारा ही हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं भाई, उसको हम अपने जीवन को चला पाते हैं। कि जो हमें लोग सूचनाएं देते हैं उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे और उसी के आधार पर अपने कामों को करेंगे, कह रहे हैं। और जितनी भी दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करती है क्या, सूचनाएं, है ना। सूचनाओं के द्वारा ही हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए हमें सूचना की आवश्यकता होगी। अगर सूचनाएं नहीं है, उस विषय के बारे में हमें सूचना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारा कल एग्जाम है और हमें उस बात की सूचना ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, या इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है, तो हम क्या कल एग्जाम तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या है, किसी भी काम को का होना संभव ही नहीं है। मतलब अगर हमें पता ही नहीं है कि कल मेरा एग्जाम है और
तो क्या हम एग्जाम देने जा पाएंगे? तो ये क्या हो जाएगी, सूचना के बिना किसी भी काम को करना संभव नहीं है। तो इतना हमने देखा क्या है सूचना। अब सूचना की कुछ परिभाषाओं को दिया गया है तो हम यहाँ देख लेते हैं। एक कार्टर है, कार्टर के अनुसार क्या है कि सूचना से अभिप्राय उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो व्यक्ति, विषय एवं स्थान विशेष के लिए सदैव उपस्थित रहती है। कि जो भी जानकारी या सूचनाएं जो है किसी विशेष स्थान पे, किसी विशेष विषय के लिए, है ना, तो जो मानव हित के लिए हो, जो मानव के लिए लाभकारी हो, उनको क्या कहा है, सूचनाएं कहा है, जो जानकारी है, ठीक है, जो उपयोगी जानकारी है, जो मानव के हित के लिए हो, उसको क्या कह रहे हैं, सूचना कह रहे हैं। अब क्या है, डॉक्टर विनीत गुप्ता कहती हैं कि सूचना से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी स्तर तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमारी सूचना है वो तथ्यों पर आधारित है और जानकारी पर आधारित है ना। जो तथ्य हमारे, जो फैक्ट्स हैं और जो हमारी जानकारी है उसके ऊपर आधारित है, जो मतलब जिनको जो है वो समाज जो है स्वीकृति देता है ना। जिन सूचनाओं को, जिन जानकारियों को, जिन तथ्यों को समाज स्वीकृति देता है उनको भी हम सूचनाएं कह देते हैं। अब अगर हम देखें तो सूचनाओं के कुछ प्रकार हैं कि सूचनाएं हम किन किन तरीके से, कई प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं। हमें लिखित रूप में प्राप्त हो सकती हैं, मौखिक रूप में प्राप्त हो सकती हैं, सांकेतिक रूप में प्राप्त हो सकती हैं। अब लिखित रूप क्या है, मतलब सूचनाओं का लिखा हुआ रूप। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या होता है, लिखा हुआ होता है। तो अगर हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसके लिखा हुआ रूप ही तो है ना। हम लिखे हुए रूप को ही तो पढ़ रहे हैं। मैगजीन्स हो गई हैं, सुबह न्यूज़पेपर आता है तो वो क्या है, लिखा हुआ रूप मिलता है, हमें उससे सूचनाएं मिल रही हैं। पत्र पत्रिकाएं हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें काहे में आ जाएंगी, लिखे हुए रूप में आ जाएंगी। सूचनाएं जब हमें लिखित रूप में प्राप्त होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, सूचनाओं का लिखित रूप कह देते हैं। समझ में आ गया क्या है, सूचना हमें लिखित रूप में जब प्राप्त होंगी, समाचार पत्र हो गए, मैगजीन्स हो गई, या कुछ भी जो हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, या लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं, हम ऑनलाइन भी जब चीज़ों को लिखित रूप में पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा सूचनाएं जो है वो हमें लिखित रूप में प्राप्त होनी, यानी सूचनाओं का लिखित रूप कहलाता है। अब दूसरा है मौखिक। मौखिक का मतलब जब हमें सूचनाएं बोल के प्राप्त होती हैं। यहाँ भी आप जो है बोल के सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सूचनाओं का मौखिक रूप हो जाएगा। यानी कभी भी ध्वनियों के द्वारा जब हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी मौखिक रूप से जो है वो हमें सूचनाएं कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं टेलीविज़न, भाई टेलीविज़न पे हम क्या करते हैं, समाचारों को सुनते हैं, समाचार आते हैं, न्यूज़ आती है, तो वो क्या है, हमें सुनाई दे रही है ना। तो ध्वनियों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, मौखिक रूप से हमें मौखिक अभिव्यक्ति की जा रही है, तब जाके हमें सूचनाओं को मतलब प्राप्त हो पा रही हैं। इसी प्रकार से जो रेडियो है, रेडियो में भी कई प्रकार की सूचनाएं, मतलब हम सुन के, यानी लोग मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं और हम सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो कक्ष में जो टीचर है ना, अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम में क्या है, टीचर्स बोल के बच्चों को बता रहे हैं, जहाँ पे भी मौखिक रूप से यानी ध्वनियों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, मतलब जानकारी दी जाएगी, जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, मौखिक जो है मौखिक अभिव्यक्ति होती है, मतलब मौखिक रूप से जो है वो सूचनाएं दी जाती हैं। अगर हम सांकेतिक की बात करें तो संकेत द्वारा दी जाती है। हम मतलब रास्ते में जाते हैं, आपने देखा होगा कई सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, या वो जो छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं कि कितना किलोमीटर दूर रह गया, तो हमें क्या है, कोई बता नहीं रहा है ना, मौखिक रूप से, है ना, वो तो लिखित रूप भी हो जाता है। लेकिन जैसे हम ट्रैफिक लाइट का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि वहाँ संकेत हमें मिलता है कि रेड लाइट जली हुई है तो हमें वहाँ पे रुकना है। तो क्या है, हमें सांकेतिक रूप से सूचना प्रदान की गई है, संकेतों के द्वारा दी जाती है, रंगों के द्वारा दी जाती है, हाव भाव के द्वारा दी जाती है, मतलब क्या है, जो बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। कई प्रकार की जो सूचनाएँ हैं वो संकेतों के द्वारा दी जाती हैं। जैसे जो मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो क्या है, इशारों से यानी सांकेतिक रूप से बताते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को, जो भी मतलब वो बताना चाहते हैं वो दूसरों को संकेतों के माध्यम से ही बताते हैं। ये क्या है, हमारी सूचना हो गई है। अब हम सूचना के गुणों की बात करें या विशेषताओं की बात करें तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। जो भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है उसमें शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समय से प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा एग्ज़ाम भाई कल है और हमें सूचना प्राप्त हो रही है परसों, है ना, तो समय से प्राप्त होना सूचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। अगर उपलब्धता नहीं होगी तो सूचना का हमारे लिए क्या महत्व
महत्व है। फिर कह रहे हैं अनुरूपता, मतलब जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए जो जानकारी है उसे ही वो जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो अनुरूपता कहलाती है। और उसकी पर्याप्तता होनी चाहिए, है ना, मतलब पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। कोई आधी अधूरी जानकारी होगी तो यानी सूचना होगी, कहते हैं आधा ज्ञान भयंकर होता है। तो पर्याप्तता जरूरी है, मतलब उसका पूरा होना जरूरी है। ये आधी इंफॉर्मेशन कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो ये हमें समझा सूचना का कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि संप्रेषण कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब भाई हमने कहा कि तकनीकी और जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारी सूचना है, वो तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके द्वारा हम क्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विचारों को, संवेगों को, अनुभवों को, अनुमानों को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से, है ना, अंतःक्रिया करेगा। और फिर क्या होगा, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कह देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहेंगे, संचार या संप्रेषण कहेंगे। इसमें वस्तुओं का या विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलेगी। भाई हम डेली का डेली कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं, कि किसी ना किसी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं को क्या करते हैं, इधर उधर विश्लेषित करते हैं, है ना, भेजते हैं इधर उधर। तो क्या है, निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये विनिमय है, जैसे वस्तु का लेन देन होता है ना, ठीक उसी प्रकार विचारों का लेन देन होता है, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देता है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। हमारे अंदर जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ही अच्छा हम क्या कर पाएंगे, विचारों को अपने इधर उधर, मतलब एक कवि है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। विचारों को आदान प्रदान करने का भी एक तरीका होता है। तो अगर अब हम समझें तो क्या है कम्युनिकेशन, अगर हम सूचना संप्रेषण की बात करें, यानी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा, है ना, किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है, हमारा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी सूचना के जो संप्रेषण है वो कहलाता है सूचना संप्रेषण कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें तीन लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रेषक यानी जो सूचना को दे रहा है, एक प्राप्तकर्ता यानी जो सूचना को प्राप्त कर रहा है, तीसरा जिस माध्यम से प्राप्त कर रहा है। तो इन तीनों का कम्युनिकेशन में यानी संप्रेषण में इन तीनों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो जो संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन है तो वो नहीं हो पाएगा। और खासकर जो सूचनाओं का संप्रेषण है यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है वो हमारा संभव नहीं है। यानी एक सेंडर तो होना चाहिए, फिर जो प्राप्त करता है वो होना चाहिए, और एक माध्यम जरूर होना चाहिए, वरना हमारा कम्युनिकेशन संभव नहीं है। अब हम बात करें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है यानी प्रभावशाली जो हमारी संप्रेषण है, तो वो क्या है। अगर प्रभावशाली संप्रेषण है तो उसके लिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से सूचनाओं का भाई ठीक तरीके से सूचना पहुंची है कि नहीं पहुंची है, तो उसके लिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर फीडबैक अच्छा आता है तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहा यानी प्रभावशाली रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का, संदेशों का, अनुमानों का, जानकारियों का, संकेतों का जो आदान प्रदान होता है उसको ही हम कम्युनिकेशन कह देते हैं। इतना समझ में आया। अब ये जो संप्रेषण है वो होता किन किन माध्यम से, हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी में क्या है, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, क्या है भाई, टीवी के द्वारा हम संप्रेषण कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। फोन है, फोन से भी रेडियो है, कंप्यूटर है, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। जो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो टीवी है, फ़ोन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, जो सोशल मीडिया है, तो ये सारा क्या है, संप्रेषण के साधन या माध्यम कहलाए जाते हैं। सॉरी। अब हम देखते हैं परिभाषाओं की। तो एक परिभाषा विलियम ने दी है। तो विलियम कहते हैं कि संप्रेषण के वे सारे तरीके जिनसे हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, ठीक है, या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, संप्रेषण कह देते हैं। भाई जो भी साधन है, जो भी माध्यम है जिनके द्वारा हम सूचनाओं को या जानकारियों को प्राप्त करेंगे, तो उनको हम क्या कह देते हैं, संप्रेषण कह देते हैं। उसके बाद किथ डेविस आते हैं एक, तो वो कहते हैं एक दूसरे के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने तथा समझने की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण है। यानी हम जानकारियों को एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और उन्हें समझते हैं, जो प्रक्रिया है उसको हम संप्रेषण कहते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई। अपने विचारों का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी रखना
वो हमारी सूचना हो जाएगी। संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करना, वो हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो अब हम इनकी विशेषताओं की बात कर लें। जो कम्युनिकेशन है वो निरंतर चलेगी। भाई हम लगातार कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक दूसरे, भाई हम समाज में रहते हैं तो हमारा समाजीकरण होगा। हम किसी ना किसी से तो बात करेंगे ना, तो साझाकरण करेंगे ना, और सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, उसे विश्लेषित करेंगे या किसी तक तो भेजेंगे ना। तो क्या है, हमारा ये निरंतर चलेगा। जो हमारी क्या है, कम्युनिकेशन है ना, जो हमारा संप्रेषण है ना, वो क्या है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा इसमें दिया गया है संबंध स्थापित करने। हम जब एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। तो क्या है, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तीसरा है विचार विमर्श करने की। भाई हम एक दूसरे से विचार विमर्श ही तो करते हैं, विचारों का लेन देन ही तो करते हैं। तो क्या है, विचार विमर्श की प्रक्रिया है और इसमें क्या होता है, विचारों का लेन देन होता है। यानी जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर क्या है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अगर एक प्रेषक नहीं होगा, हमने यहाँ पे अभी बताया था, एक प्रेषक का, एक प्राप्तकर्ता का होना बहुत जरूरी है। जो सूचना दे रहा है और जो सूचना प्राप्त कर रहा है। भाई सूचना देने वाला होगा, प्राप्त करने वाला नहीं होगा, या प्राप्त करने वाला होगा और देने वाला नहीं होगा। तो क्या होगा, और माध्यम का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो सूचना है वो किस माध्यम से दी जा रही है। तो यानी ये क्या है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। भाई हम सूचना किस लिए प्राप्त करते हैं, तो किसी ना किसी उद्देश्य से तो प्राप्त करते हैं ना सूचना, कोई ना कोई उद्देश्य हमारा रहा होगा। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। और प्रभावशाली संप्रेषण की जो अगर हम बात कर रहे थे, तो प्रभावशाली संप्रेषण में फीडबैक की जरूरत होती है। और जो प्रभावशाली संप्रेषण है, यानी तो क्या है, अगर हम कहें जो हमारा टीचिंग है, मतलब जो शिक्षण है, उसमें प्रभावशाली संप्रेषण, यानी कहा जाता है कि जो शिक्षक है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से चीज़ों को, विषय जो वस्तु है वो समझ में नहीं आएगी। तो जो एक शिक्षक के लिए प्रभावशाली संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल का होना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्रभावशाली जो संप्रेषण है वो शिक्षण में बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावी होता है। फिर क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। परिस्थितियों के अनुसार जो है ये बदलता रहता है। यानी जो संप्रेषण है गत्यात्मक है, डायनेमिक है, वो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से परिवर्तित होता रहेगा। अब जैसा कि हमने कहा कि ये तीनों एक से जुड़े हुए हैं, तो इसके जो कुछ प्रकार हैं संप्रेषण के, ये जो संप्रेषण है वो दो तरीके से होता है, एक तो शाब्दिक और एक दूसरा अशाब्दिक। अब शाब्दिक क्या है, भाई संप्रेषण किस तरीके से करेंगे, या तो हम बोल के करेंगे, बोल के ही तो करेंगे, या तो लिखित रूप में करेंगे। भाई एक दूसरे अपने विचारों को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, या तो हम शाब्दिक रूप से करेंगे या तो अशाब्दिक रूप से करेंगे। अब शाब्दिक रूप में क्या आ जाएगा, मौखिक रूप आ जाएगा। भाई बोल के ही तो हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, अपने संवेगों को शेयर कर सकते हैं ना, या किसी प्रकार की जानकारी को कैसे शेयर करेंगे, हम बोल के करेंगे तो यानी वो मौखिक में आ जाएगा। अगर हम लिखित रूप में लिख के, है ना, जो लिख के अगर हम अपनी जानकारियों को अगर व्यक्त कर रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं, ठीक है, या फिर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिखित संप्रेषण कहलाएगा। उसके बाद अशाब्दिक में आते हैं, तो शारीरिक भाषा यानी शारीरिक रूप से हम जो मतलब बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या कह रही है, तो उसके द्वारा भी हमारा संप्रेषण होता है। ध्वनि संकेत के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, सांकेतिक रूप से संप्रेषण हो जाता है, और उसके बाद आंखों का संप्रेषण हो जाता है आंखों के द्वारा, और जो मुख की मुद्रा है उसके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं। अब हम इसके बाद समझेंगे कि कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसे होता है। तो अभी हमने देखा कि संप्रेषण के प्रकार क्या है, तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि जो है कक्षा, भाई हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम समझ सकें कि जो कक्षा में संप्रेषण जो शिक्षक है उसे किस प्रकार से संप्रेषण आना चाहिए, मतलब उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि वो उचित प्रकार से अपने विचारों को, भावों को बच्चों तक पहुंचा सके, उन्हें जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान उचित प्रकार से दे सके। अब कक्षा कक्ष संप्रेषण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक टीचर होता है, जो शिक्षक है उसको हम प्रेषक कहेंगे, यानी सेंडर कहते हैं, है ना, कि जो शिक्षक है वो क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करता है, फिर क्या करता है, उसे बच्चों तक पहुंचाता है, उसे लिखित रूप से बताएगा या प्रसारित करता है, और विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो बच्चों तक करवाता है। उसके लिए वो किसी माध्यम का प्रयोग करता है ना। भाई संप्रेषण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता तो होगी ही, तो वो किसी माध्यम का प्रयोग करता है, और माध्यम क्या करता है, बच्चों तक ये जो जानकारी है वो जो प्राप्त करता है वो छात्र हो गए, और ये जो जानकारी है शिक्षक द्वारा जो दी जा रही है किसी माध्यम द्वारा, तो वो छात्रों तक पहुंच जाती है, और छात्र क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, स्वयं से उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका जो है जो उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की है उसको क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं।
फिर प्रसारित की हुई जानकारी को वो फीडबैक देते हैं, और फीडबैक किसके द्वारा, एक मैसेज के थ्रू देते हैं, वो भी किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं और शिक्षक को बताते हैं। मतलब शिक्षक को ये पता चल जाता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चों को वो जानकारी समझ में आई है या बच्चे तक वो जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये हमारा क्या हो गया, कक्षा कक्ष संप्रेषण हो गया। अब हमारे संप्रेषण के कुछ सिद्धांत है, यानी स्पष्टता का सिद्धांत है। अगर स्पष्ट रूप से जो हमारी जानकारियां हैं बच्चों तक नहीं पहुंची हैं तो हमारा संप्रेषण बेकार है, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेकार है। बेकार का उसका मतलब हमारे यहाँ पे है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नहीं है आपके पास, कौशल नहीं है आपका, संप्रेषण करने का कौशल आपके पास अभी नहीं है। यानी स्पष्टता होनी चाहिए, आपको अपने विचारों को यानी अपनी जो जानकारी आपके पास है उसको दूसरों तक पहुंचाने का आपके पास क्या होना चाहिए, एक कौशल होना चाहिए, ताकि आप अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने जो संवेद है आपके, जितनी भी आपके पास जानकारी है वो दूसरों तक पहुँचा सकें, ताकि वो स्पष्ट रूप से क्या हो सके, जो कम्युनिकेशन है यानी संप्रेषण है वो उचित प्रकार से हो सके। जिसके पास जानकारी पहुंचानी है उसके पास उचित प्रकार से पहुंच सके, वो समझ सके कि किस विषय के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। तो क्या है, स्पष्टता का सिद्धांत है, ध्यान आकर्षित करने का। अगर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल है हमारे पास तो हम बच्चों का ध्यान, यानी एक शिक्षक क्या कर सकता है, बच्चों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सकता है। यदि आप उचित प्रकार से पढ़ा रहे हैं, अपनी विषय वस्तु से संबंधित जो सूचना है वो उचित प्रकार से संप्रेषित कर पा रहे हैं तो बच्चे क्या है, इंटरेस्ट लेने लगेंगे, रुचि लेने लगेंगे। क्या है, संगतता का सिद्धांत, यानी रिलेट कर पाए बच्चे। भाई आप कुछ जानकारी दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है ना। तो क्या है, रिलेट कर पाए बच्चे उस चीज़ से, जिस भी विषय वस्तु के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, बच्चे उससे रिलेट कर पाएँ कि किस विषय वस्तु की हमें जानकारी दी जा रही है। अब क्या है, उचित प्रसारण, मतलब उचित प्रकार से आप अपनी बातों को प्रसारित कर पाएँ, विचारों को प्रसारित कर पाएँ और जानकारी को प्रसारित कर पाएँ। यही हमारा क्या है, ये हमारे 4 सिद्धांत है संप्रेषण के। अब संप्रेषण में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो संप्रेषण में क्या करते हैं, बाधा को उत्पन्न करते हैं, और अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो जो संप्रेषण है उसका प्रभाव कम होने लगता है। अब जैसे भाषा संबंधी कठिनाई, अब भाषा अगर कठिन होगी तो भी संप्रेषण में दिक्कत होती है। मतलब भाषा सरल होनी चाहिए, सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बहुत जल्दी में बोल रहे हैं तब भी संप्रेषण नहीं हो पा रहा है ना, या फिर आवाज़ तेज़ है, बहुत ज़्यादा हल्की है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा मतलब संप्रेषण में क्या है, बाधा उत्पन्न करती हैं। दूसरा है धन का अभाव, रिसोर्सेज नहीं है ना, कि भाई हम किस तरीके से संप्रेषण कर रहे हैं, अगर उसके लिए रिसोर्सेज कहीं नहीं है यानी धन की कमी है तो क्या है, हम संप्रेषण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। रुचि का अभाव है, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी संप्रेषण अच्छा नहीं हो पाएगा। प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी, भाई जानकारी यानी जो प्रेषक है, जो सेंडर है, अगर वो उचित प्रकार से प्रशिक्षित नहीं होगा, उसे जानकारी नहीं होगी तो भी क्या है, संप्रेषण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। आत्मविश्वास की कमी, यानी आत्मविश्वास की कमी होगी तो भी संप्रेषण अच्छा नहीं हो पाएगा। वातावरणीय कारक, वातावरण में भी कुछ ऐसे कारक उपस्थित होते हैं जो संप्रेषण अच्छा संप्रेषण करने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। शारीरिक बाधाएं हो सकती हैं, तो ये सारी क्या है, संप्रेषण की बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि तकनीकी क्या है, यानी टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के काय से बना है, टेक्निकोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला। अब उसका एक पर्याय है जो लैटिन भाषा के टेक्सियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनना या निर्माण करना। जैसा कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीकी कह रहे हैं, तो तकनीकी का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग की जो विधियां हैं उनको ही हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। यानी अगर हम कहें तो कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जो मशीनों का प्रयोग है उसको ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मशीनों का प्रयोग तो टेक्नोलॉजी है, उसको हम मान रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रयोगात्मक कार्य हैं जिसमें जो है वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कह देते हैं। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि जो मानव के कार्य हैं उनको आसान कर दिया है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, हमें जल्दी से किसी भी काम को कम समय, मतलब समय की बचत भी करती है जो टेक्नोलॉजी है। मनुष्य का काम जो वो स्वयं से करेगा वो उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना कि जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो मनुष्य के काम आसान होते हैं, जल्दी होते हैं और बेहतर होते हैं। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जो मानव जीवन के लिए विशेष योगदान इसका रहा है मानव के जीवन में, और लगातार ये क्या है, विकसित होती जा रही है। विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का मतलब लगातार जो है निर्माण होता जा रहा है। सॉरी।
तो अगर अब हम देखें तो आईसीटी के हम उद्देश्यों को देख लेते हैं कि आईसीटी के उद्देश्य क्या हैं। तो जो हमारी पारंपरिक पुस्तकालय है, मतलब जो लाइब्रेरी होती हैं हमारी कॉलेजेस में, तो उसको ना करके आईसीटी आधारित जो डिजिटल पुस्तकालय हैं उनको बनाना, उनका निर्माण करना, जिससे कि जो बच्चा है वो ऑनलाइन आराम से सीख सके और कहीं पे भी बैठ के सीख सके। भाई हमें जो पारंपरिक पुस्तकालय है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, तब हम वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। तब हमें पढ़ना अभी है, मेरा मन पढ़ने का अभी है, तो और कल जब हम जाएंगे तो नहीं मन है हमारा पढ़ने का। तो क्या है, जो आईसीटी है उसके द्वारा क्या हुआ, इन्होंने जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं उनका निर्माण किया। जो आईसीटी है हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, किसी भी सूचना को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें तो उसे पता चलना चाहिए, मतलब जो आईसीटी का काम है वो क्या है, टेक्नोलॉजी से अवगत करवाना है बच्चे को, टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, यानी तकनीकी को समझाना है कि किस प्रकार से तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, वो सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं, जो शिक्षा है, वो किसी भी स्थान पर बैठ के क्या कर सकता है, माध्यम से किसी संचार माध्यम के द्वारा संप्रेषण करके उन जानकारियों को ग्रहण कर सकता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि शिक्षा एवं अनुसंधानों से संबंधित जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं कि जो जानकारी है, जो शिक्षा से संबंधित या अनुसंधान से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो अधिकतर लोगों के पास पहुंच सके। फिर ये इसका चौथा पॉइंट कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं उसमें क्या है, डेटाबेस तैयार करना है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट कहता है कि आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गाँव यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो है वो अनुकूलित माहौल को बनाया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि लोग और अधिक शिक्षित हो सके, उन्हें बढ़ावा दिया गया है ना। तो अनुकूलित वातावरण बनाया गया है आईसीटी के द्वारा। आईसीटी के माध्यम से क्या हुआ, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग जो बालक हैं या वे जो लोग हैं उनके लिए क्या है, प्रभावी शिक्षा और वातावरण को तैयार करने में जो है आईसीटी मदद करता है। और इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए है। तो जो टीचर है वो टीचर से केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा को हटा के बाल केंद्रित शिक्षा को लाया गया है। यानी आईसीटी का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि जो शिक्षक है वो सेंटर में नहीं रहेगा, बच्चे की आवश्यकता, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आज हमने समझा कि आईसीटी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।